गुड मॉर्निंग। मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट, लोहिया कॉलेज चूरू। सभी बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के पार्ट 6 में हम आज दो और नियमों के बारे में जानकारी करेंगे। ये जो दोनों नियम हैं उनका एक नियम का नाम है वो नियम 43 है और दूसरा नियम रूल 44 है। रूल 44 और रूल 43 और 44 दो रूल्स अपन आज डिस्कस करेंगे। पीछे वाले जो रूल थे वो उसमें अपने देखा था कि रूल 40 है, एक रूल 41 था, एक 42 था। आज के इस रूल में 43 के रूल में हम इस प्रकार के जो इनपुट्स के बारे में जानकारी करेंगे जिनका संबंध वैसे धारा 17(1) और 17(2) से होता है। धारा 17(1) और 17(2) से होता है और लेकिन उनका जो यूज है वो अंशतः करमुक्त और आपूर्ति और अंशतः करयोग्य आपूर्ति में किया जाता है। अपन ने जो देखा था जो रूल 42 था और 43 में थोड़ा अपन इसका डिफरेंस कर लेते हैं एक बार, जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो। रूल 42 था जो वो ऐसे इनपुट्स के बारे में था जिनका प्रयोग कॉमन जो है वो यूज होता है, यानी टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों में जिनका यूज होता है, ऐसे इनपुट्स थे। तो ऐसे इनपुट्स जब अपन ने था उसके अंदर जो कॉमन क्रेडिट अराइज होती थी, उस कॉमन क्रेडिट को हमने डिवाइड किया था एडमिजिबल और इनएडमिजिबल में। जो रूल 43 है वो भी चूंकि पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली जो है वो टैक्सेबल वाला है, तो इसलिए इसमें सेक्शन 17(1) और 17(2) जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और इसके अंदर ऐसा कैपिटल गुड्स शामिल किया जाता है जिसका प्रयोग पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में किया जाता है। चूंकि जहां शब्द पार्टली आता है वहां पर कॉमन क्रेडिट का क्वेश्चन अराइज हो जाता है। हमने पूरा रूल 42 के अंतर्गत हमने किस तरीके से कॉमन क्रेडिट थी उसको कैसे अलग अलग किया था, ये हमने सारे इनपुट्स के बारे में देखा था। आज हम कैपिटल गुड्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उनको अलग अलग करते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जब किसी पूंजीगत सामान का उपयोग एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों में किया जाता है, तो उसकी जो ऐसे पूंजीगत सामान की जो क्रेडिट होती है उसको हम कॉमन क्रेडिट कहते हैं। पहली बात तो ये आपको ऐसा समझना है कि ऐसी क्रेडिट को हम कॉमन क्रेडिट कहते हैं। तो पहले इसकी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको चलना है। हम इस बात को समझ गए कि हमारे जैसे भाई सीधी सी बात है, जो पूर्ण कंप्लीटली एग्जेम्प्ट के लिए है, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए है, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सेपरेट डिसाइडेड है। लेकिन क्वेश्चन वहाँ होता है जहाँ पर वो मिलाजुली का मामला हो गया, तो उसको हम कॉमन क्रेडिट कहते हैं। तो क्या होता है कि जो ऐसे जो पार्टली वाली जो चीज़ होती है उसकी जितनी भी इनपुट्स होते हैं जिनका यूज ऐसे पार्टली में किया जाता है, तो उसकी टोटल जो क्रेडिट होती है उसको हम ECL में जमा कर देते हैं। जितनी भी टोटल क्रेडिट होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर देते हैं, क्योंकि वो पूरी कॉमन क्रेडिट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पूंजीगत सामान के बारे में जो एक रूल है वो ये होता है कि वो सेक्शन 16 में भी समझाया गया था कि जब किसी भी पूंजीगत सामान जब खरीदा जाता है तो ऐसे पूंजीगत सामान की टोटल इनपुट क्रेडिट एक ही साथ नहीं दी जाती। उस ऐसे पूंजीगत सामान की लाइफ को 5 साल मानते हुए टोटल 16 मंथ्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो हर महीने उसकी एक किस्त है, वो 60 से डिवाइड करके उतनी इनपुट क्रेडिट जो है उसका भाग उस महीने में दिया जाता है।
तो मंथली जब उसको किया जाता है तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने जो कॉमन वाली है उसको हम ईसीएल में जमा कर दिया। इसके बाद में क्या होगा कि जो ईसीएल में जमा, मान लीजिए ए बी सी डी 4 तरीके के कैपिटल गुड्स हैं, चारों के कैपिटल गुड्स को ईसीएल में जमा कर दिया। जो चारों की क्रेडिट को ईसीएल में जमा किया जाता है उसका नाम टीसी देता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत सीधे सीधे कहानी की तरह चल रहा हो, जो जितनी है टोटल इसको अपन टीसी में जमा कर दिया। इसके बाद में प्रत्येक ए की, बी की, सी की, डी की अलग अलग, एक साथ नहीं, एक साथ तो हमने जमा कर दिया। इनकी अलग अलग हम जितनी इनकी क्रेडिट होती है उसमें 60 से डिवाइड करके हम अलग अलग एक एक महीने की याद करेंगे, अलग अलग मंथ वाइज याद कर लेंगे कि भी एक महीने में कितनी उसके हिस्से में आती है। तो 60 का भाग दे दे करके एक एक महीने की आ गई। ये जो एक एक महीने की आती है क्रेडिट मंथली, जो कॉमन क्रेडिट आती है, इसका नाम ये टीएम देता है। क्या नाम देता है? टीएम, यानी मंथली जो टैक्स क्रेडिट है वो अलग अलग वाली। तो दो मुख्य टास्क हुए। पहला टीसी टास्क हुआ, जो टोटल कॉमन क्रेडिट थी उसको हमने ईसीएल में जमा किया। दूसरा, अलग अलग जो प्रत्येक कैपिटल गुड वाइज अलग अलग जो मंथ वाइज हम 60 का भाग दे के अलग अलग, और अलग अलग हमने टैक्स क्रेडिट उसको शेयर कैलकुलेट किया, कॉमन क्रेडिट का जो शेयर है वो कैलकुलेट किया, तो उसको हम टीएम कहेंगे। अब जो अलग अलग मंथ वाइज है उसका जो जोड़ आएगा उसको हम सिग्मा टीएम बोल देंगे, और सिग्मा टीएम का मतलब हो गया टीआर। सिग्मा टीएम का मतलब हो गया टीआर, यानी यहां पर टोटल जो टैक्स क्रेडिट बनी, कॉमन टैक्स क्रेडिट, जो एक महीने की पूरे पूंजीगत सामान पर आ गई। अब देखिए, हमने टीएम किया, फिर सिग्मा टीएम किया। अब तो वो सिग्मा टीएम और कहने का मतलब जो टीसी में आप 60 का भाग दे दो, एक ही बात है। टीसी टोटल से लिया जाता है और सिग्मा टीएम आपने किया अलग अलग करके। तो या तो आप टीसी में आप भाग देंगे तो उससे आपका जो है वो टीआर आ जाएगा 60 का भाग देने पर, लेकिन वो एक प्रक्रिया है कि भी आपको अलग अलग याद करना है। तो हम एक वर्किंग नोट में अलग अलग याद कर लेंगे टीएम को, और फिर उनको जोड़ेंगे तो वो इतना ही आएगा कि टीसी भाग 60 के बराबर आएगा। तो ये हमारी जो प्रक्रिया है वो हमारी चलती है। तो अपनी कहानी कहाँ तक हुई, हमने टीसी किया, फिर टीएम करके उसको सिग्मा टीएम करके हमने जो है वो टीआर कैलकुलेट किया, तो ये एक महीने की कॉमन क्रेडिट आ जाती है। अब ये जो एक महीने की कॉमन क्रेडिट आती है, इसके अंतर्गत ये एक महीने की कॉमन क्रेडिट में दो प्रकार की मिलीजुली मामला है। एक तो वो है जो टैक्सेबल से रिलेटेड है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है वो नॉन टैक्सेबल है, या एग्जम्प्ट कहें इसको, और नॉन बिजनेस वाली। एग्जम्प्ट और नॉन बिजनेस वाली तो एक ही बात है, जिनके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलती नहीं है। तो वो जो एक महीने की जो कॉमन क्रेडिट आई, उस एक महीने की कॉमन क्रेडिट में दोनों चीज़ें मिले हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इस एक महीने की कॉमन क्रेडिट का वो शेयर, इस वो एक महीने की कॉमन क्रेडिट का वो शेयर जो कि अलाउड नहीं है, यानी जो कि एग्जम्प्ट और नॉन बिजनेस से रिलेटेड है, उसको हम कैलकुलेट करके अलग कर देंगे। तो इसका सिंपल सा वही उदाहरण है, वही इसका जो है वो फॉर्मूला अपना रहता है कि एग्जम्प्ट सप्लाई तो ऊपर ले लेते हैं इंक्लूड नॉन बिजनेस वाली, और नीचे टोटल सप्लाई ले लेते हैं, और इनटू जो है वो टीआर कर लेते हैं, इनटू टीआर कर लेते हैं। तो इससे जो होगा वो क्या होगा कि वो आ जाएगी एक महीने की कॉमन क्रेडिट। एक महीने की जो कॉमन क्रेडिट होगी वो सॉरी, इससे करने पर क्या आएगा, एग्जम्प्ट वाली आ जाएगी। इस एग्जम्प्ट वाली या नॉन बिजनेस वाली को जब हम जो अपना टीआर थी, जो टोटल जो मंथली क्रेडिट थी कॉमन क्रेडिट, उसमें से माइनस कर देंगे तो अलाउड आ जाएगी। तो डिसअलाउड वाली हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, जो एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो उसका पार्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको टीआर में से माइनस कर देते हैं, तो वो कौन सी आ जाती है, अलाउड आ जाती है, जो कि एक महीने के लिए एट्रीब्यूटेबल होगी कॉमन क्रेडिट। अब इस कॉमन क्रेडिट के अंदर जो है वो आप सीधे ही टैक्सेबल में जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हो। टैक्सेबल में आप जोड़ दोगे, टोटल टैक्सेबल जो होगी उसके अंदर आप जोड़ दोगे तो वो जो है उस महीने की अलाउड आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो टोटल कैलकुलेट किया है ईसीएल, उसमें पहले आप
टीसी को जो है वो जोड़ दो आप, सॉरी इसको टीआर को जोड़ दो। और टीआर को जब आप जोड़ दोगे मंथली वाली कॉमन क्रेडिट को, उसमें से जो डिसअलाउड वाली होगा हटा दो, तो एक ही बात है। सीधे आप एक्सक्लूसिवली याद करके अलाउड वाली जोड़ दो, या जो एक्सक्लूसिवली के अंदर आप टीसी को जोड़ टीआर को जोड़ दो, यानी जो टोटल कॉमन क्रेडिट को जोड़ दो और डिसअलाउड वाली को माइनस कर दो। अब डिसअलाउड वाली कैलकुलेट करने का मैंने आपको बताया कि एग्जाम्प्ट अपॉन अपन टोटल सप्लाई इनटू जो है वो कॉमन क्रेडिट ले लेते हैं, मंथली कॉमन क्रेडिट यानी इनटू टीआर ले लेते हैं। अब इसका ये है कि भाई जो एग्जाम्प्ट को इसने ई से व्यक्त किया है और एफ से इसने वो जो है वो टोटल सप्लाई को किया है, तो ई अपॉन एफ इंटू टीआर कर दिया, तो उससे क्या है कि वो आ जाती है कॉमन क्रेडिट वाली जो शेयर है जो कि डिसअलाउड है वो आ जाता है। और इस प्रकार से जो है वो हम इसको फिर माइनस में कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको पूरी चीज़ों को जो मैंने आपको ऊपर कहानी समझाई है, इस कहानी को हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। तो एक अपॉर्शनमेंट है, एक बंटवारा है कॉमन क्रेडिट का और कैपिटल गुड्स की। ये रूल 43 है, लेकिन सेक्शन 17(1) और 2 के अंतर्गत जो कॉमन वाली चीज़ें हैं उनके बारे में है, जो कॉमन क्रेडिट है उसके बारे में है। तो इसके अंदर सबसे पहले जितनी भी टोटल कॉमन क्रेडिट होती है उसको अपन लिख देते हैं। ये चूंकि टीसी का नाम देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो है वो टोटल बनने वाली जो है वो क्रेडिट यहाँ पर है ये टीसी वाली। लेकिन इस जो टोटल जो जमा की गई इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर जो टीसी जमा की गई है, इसका जो वह पार्ट जो कि इस कॉमन क्रेडिट का हमें अल्टीमेटली मकसद हमारा क्या है, वह पार्ट हमें कैलकुलेट करना है जो कि अलाउड है और जो कि किसी महीने विशेष के लिए अलाउेबल होगा प्रत्येक महीने के लिए। तो इस कॉमन क्रेडिट को हमने लिख दिया, जितनी भी राशि है पूरी राशि जो आपको दी गई है कि पार्टली एग्जाम्प्ट और सप्लाई और टैक्सेबल के लिए इतनी कॉमन क्रेडिट बनती है, वो आपको बता दी गई है अलग अलग चीज़ों के ऊपर और उसका जोड़ भी बता दिया गया है, तो हम उसका टोटल लिख देते हैं। इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि हर मंथली वाली है वो जो इन टोटल क्रेडिट के ए बी सी डी ऐसे 4 प्रकार के मान लीजिए कैपिटल गुड्स हैं, तो प्रत्येक की हम एक वर्किंग नोट के अंदर हर वस्तु के हिसाब से कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट कर लेंगे। और वो जो प्रत्येक वस्तु का जो कॉमन क्रेडिट आएगी उसको हम टीएम का नाम देंगे और उन सभी टीएम का यानी सिग्मा, तो इसलिए वो टीएम यहाँ लिखना नहीं है, अपने को एक वर्किंग नोट में दे देंगे। और फिर सभी सिग्मा टीएम का टोटल जो है सिग्मा टीएम जो है उसको अपन क्या कहेंगे, टीआर कहेंगे, यानी वह कॉमन क्रेडिट जो कि मंथली है वो आ जाएगी टीआर। तो ये सिग्मा टीएम कह दो या टीसी अपॉन 60 कह दो। टीसी अपॉन 60 करेंगे तो भी टीआर आएगा और सिग्मा टीएम भी टीआर आएगा। तो ये टोटल मंथली क्रेडिट कॉमन क्रेडिट आ जाएगी। अब इसमें से इसके बाद में अगला अपना स्टेप ये है कि एग्जेम्प्ट एंड नॉन बिजनेस वाली को हम ई बोल देंगे सप्लाई को, और टोटल सप्लाई को हम एफ बोल देंगे। तो वो ई और एफ लिख दिया हमने। अब इसके अंदर जो शेयर है इसका एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस वाला, वो शेयर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कॉमन क्रेडिट में से, तो ई अपॉन एफ इंटू टी आर कर देंगे। तो ई एंड अपॉन एफ इंटू टी आर करेंगे तो शेयर इन कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। इस शेयर इन कॉमन क्रेडिट जो है मंथली क्रेडिट में, वो शेयर हम यहाँ आगे लिख देंगे। और ये सब इतना ही कार्य आपको करना है। उसके बाद में जो टोटल क्रेडिट बनेगी उसको अपन नीचे लिख देना है कि टोटल क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द पर्टिकुलर मंथ विल बी, कैसे कितनी होगी किसी मंथ विशेष के लिए। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी एक ही बात है कि जितना, दो तरीका मैंने आपको बताया कि पहले आप ये भी लिख सकते हो कि टोटल जो एक्सक्लूसिवली क्रेडिट है, मतलब कॉमन वाली नहीं, वो तो आपको टैक्सेबल वाली आपको दी जाती है अलग से, तो वो तो टोटली अलाउड होती है। इसलिए टोटल जो आईटीसी ऑन जो है वो टैक्सेबल गुड्स होती है, जिसको हम एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के रूप में कहते हैं, वो राशि हम लिख लेते हैं और उसके अंदर अपन कितना जोड़ते हैं, जो कि टीआर होती है, यानी टोटल मंथली क्रेडिट को अपन जोड़ लेते हैं। और सॉरी, इसके अंदर मैंने आपको ये गलती से शायद यहाँ पर टीसी लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लें तो ये टीआर है, प्लस टीआर होएगा, टीसी नहीं होएगा, ये टीआर होएगा।
और इसमें से जो डिसअलाउड वाली है जिसका नाम जो है वो टीई दिया है इसने, तो इसको अपन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा इसको करेक्ट करें आप, ये प्लस टी सी गलती से लिखा गया है, ये वास्तव में टी आर है, क्योंकि जो मंथली वाली है वो ही अपने को इसमें करनी है, एक्सक्लूसिवली वाली अपने को पता है, फिर टोटल को अपने जोड़ करके इसमें और जो डिसअलाउड वाली हो माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो है उस मंथली एट्रीब्यूटेबल आपके आ जाएगी। दूसरा मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो एक्चुअल में सीधा सा टी सी में से टी घटा करके भी आप जोड़ते हैं, एक ही बात है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसके हिसाब से अपन जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं मंथली की एट्रीब्यूटेबल जो है। एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जब यदि आपको CGST, SGST और IGST अलग अलग दिए गए हैं तो ये सारी कार्रवाई जो ऊपर वाली जो पॉइंट्स आपने बताए थे कि भी TC, TM, TR वगैरह हैं और TE, तो E और F ये सब आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, यानी आप अलग अलग ही CGST, SGST, IGST प्रत्येक के लिए आप ये सब गणनाएं अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं। ये आपके हुई रूल नंबर 43 की बात। अब अपन आते हैं रूल नंबर 44 के ऊपर। रूल नंबर 44 जो है वो विशेष परिस्थितियों वाला इनपुट कर जमाव का उल्टाव यानी रिवर्सल होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 40, 41, 42, 43, 44 ये क्या हो गया, ये मिल गए सब। तो बिल्कुल क्लियर डिवाइडेड आप इनको ध्यान में रखें। रूल नंबर 40 और रूल नंबर 44 इनको आप एक साथ करके देखें। ये दोनों यानी रूल नंबर 40 और रूल नंबर 44 दोनों ही विशेष परिस्थितियों वाले इनपुट करके संबंध आईटीसी के संबंध में होते हैं, विशेष परिस्थिति वाले आईटीसी के संबंध में होते हैं। रूल नंबर 40 जो है वो सेक्शन 18(1) और 2 से रिलेटेड होता है, और रूल नंबर 44 जो होता है वो सेक्शन 18(4) से रिलेटेड होता है। अब इनमें फर्क क्या होगा, जब हम सेक्शन 40 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 40 जो रूल 40 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो विशेष परिस्थिति क्या अराइज होती है कि पहले कोई गुड्स या कैपिटल गुड्स एग्जम्प्ट वाली श्रेणी में थे, एग्जम्प्ट वाली श्रेणी में थे, लेकिन बाद में वो परिस्थिति डेवलप क्या हुई कि वो टैक्सेबल की श्रेणी में आ गए। तो एग्जम्प्ट से जब टैक्सेबल की श्रेणी में आ जाते हैं तो रूल नंबर 42 लागू होता है। 44 की विशेष परिस्थिति क्या होती है, 44 की विशेष परिस्थिति ये होती है कि ये सेक्शन 18(4) के अंतर्गत है, तो उसमें ये विशेष परिस्थिति होती है कि पहले वो चीज़ थी वो एग्जम्प्ट की श्रेणी में नहीं थी, टैक्सेबल की श्रेणी में थी, और अब वो एग्जम्प्ट की श्रेणी में डेवलप हो गई। बिल्कुल रिवर्स बात हो गई। दोनों ही परिस्थितियां विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई एग्जम्प्ट से टैक्सेबल बन सकती है और टैक्सेबल से एग्जम्प्ट बन सकती है। तो अगर वो एग्जम्प्ट से टैक्सेबल बनी है तो रूल नंबर 42, और अगर वो टैक्सेबल से एग्जम्प्ट बनी है तो रूल नंबर 44। बस यही डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। चूंकि रूल नंबर 42 के अंतर्गत कोई एग्जम्प्ट से टैक्सेबल बनती है तो आईटीसी के लिए वो हकदार हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो क्लेम करता है। लेकिन 44 रूल के अंतर्गत चूंकि वो पहले हकदार था लेकिन अब वो डिसअलाउड होते हैं, तो अब उसके जो स्टॉक है वो लास्ट डेट को जिस डेट से वो होता है तब वो उस स्टॉक के लिए वो इनएलिजिबल हो जाता है, इनएलिजिबल हो जाती है वो आईटीसी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विशेष परिस्थिति उल्टी डेवलप हुई, तो ऐसी जो उसके ऊपर बनने वाली जो आईटीसी होती है, चूंकि उस आईटीसी को वो पहले ले चुका, तो ऐसी आईटीसी का रिवर्सल होता है। तो 42 में क्लेम किया जाता है, 44 में रिवर्सल होता है। सेक्शन ये रूल दोनों विशेष परिस्थितियों से रिलेटेड है, लेकिन 42 जो है वो सेक्शन 18(1)(2) से रिलेटेड है, और नियम 44 है वो सेक्शन 18(4) से रिलेटेड है। एक 40 वाली टैक्स एग्जम्प्ट से टैक्सेबल हो जाती है, जबकि 44 वाली टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो जाती है, तब ये 44 वाली लागू करते हैं। वहां पर चूंकि क्लेम बनता है इसलिए ईसीएल में क्रेडिट किया जाता है, यहां पर चूंकि रिवर्सल होता है तो ईसीएल से माइनस करते हैं या उसके आउटपुट टैक्स में ऐड करते हैं। बस ये डिफरेंस आप ध्यान रख लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और रूल नंबर 42 और 43 का भी आप डिफरेंस ध्यान रखना, उनको आप एक साथ करके पढ़ें। रूल नंबर 42 और 43 दोनों सेक्शन 17(1)(2) से रिलेटेड है, दोनों सेक्शन 17(1)(2) से रिलेटेड हैं, जहां पर पार्टली टैक्सेबल और पार्टली सप्लाई का खेल है। 42 इनपुट्स का यूज पार्टली सप्लाई में है, पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल में, और 43 के अंतर्गत कैपिटल गुड्स का पार्टली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में यूज है। बस ये जो डिफरेंस है वो आप ध्यान रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन रूल नंबर 44 के अंतर्गत जब विशेष परिस्थिति वाली बात की अपन ने, और इस विशेष परिस्थिति में रिवर्सल होगा, और रिवर्सल होगा तो यहाँ पर पहले कर योग्य आपूर्ति थी, लेकिन अब वो एग्जम्प्ट हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के, यानी इनपुट्स का भी रिवर्सल होगा और दूसरा कैपिटल गुड्स का भी रिवर्सल होगा। तो जो इनपुट्स के ऊपर जो आईटीसी ले ली गई थी, तो वो इनपुट्स के ऊपर आईटीसी अब जिस डेट को वो एग्जम्प्ट हो जाता है, उस श्रेणी में आ जाता है, पहले टैक्सेबल था। तो अपन ने पहले ही इस बात को डिस्कस कर सके हैं सेक्शन 16 के अंतर्गत, जबकि भी जिस डेट को वो एग्जम्प्ट की श्रेणी में आता है, उससे तुरंत पूर्व की तिथि को उसका जो अंतिम स्टॉक होता है, उसके बारे में उसको घोषणा करनी पड़ती है कि कितना अंतिम स्टॉक है। तो उस स्टॉक, जो ऐसा स्टॉक है, वो स्टॉक का इनवॉइस प्राइस क्या था, उस स्टॉक का इनवॉइस प्राइस क्या था, उसका और इस स्टॉक का जो अनुपात होता है, इस अनुपात में जितनी उसकी ऐसे स्टॉक, बचे हुए स्टॉक की जो आईटीसी उसने ले ली थी, वो आईटीसी जो है, वो जितनी आईटीसी ली गई थी टोटल, उसमें से उस आईटीसी को, यानी जो स्टॉक है, जो टोटल स्टॉक पर जो आईटीसी ली गई थी, उस आईटीसी को हम गुणा कर देते हैं ऐसे बचे हुए स्टॉक और उसके इनवॉइस प्राइस से डिवाइड करते। तो इससे क्या है कि वो डिसअलाउड वाली आ जाएगी इस प्रकार के स्टॉक के ऊपर। तो हम ऐसे बचे हुए स्टॉक को उसके इनवॉइस प्राइस से आनुपातिक करते हुए हम इसको जो है वो निकाल लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्टॉक का जो इस तरीके का जो ये स्टॉक जो खरीदा गया था, उसे इसको इनवॉइस प्राइस था, वो खरीदे गए स्टॉक का इनवॉइस प्राइस मान लीजिए 5 लाख था, और आईटीसी 1 लाख ली गई थी। तो 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू मान लीजिए 2 लाख का स्टॉक बच गया, तो इंटू 2 लाख हो जाएगा, जिसके ऊपर डिसअलाउड हो जाएगी। दूसरे प्रकार की है पूंजीगत सामान से संबंधित। तो पूंजीगत सामान से संबंधित जो आईटीसी उसने ले ली है, चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि पूंजीगत सामान के बारे में आईटीसी का एक रूल है कि वो 5 साल तक मिलती है, यानी 60 महीनों में होती है। वो कितने महीने होती है? 60 महीनों में, एक साथ नहीं दी जाती उसकी आईटीसी को। उसकी आईटीसी जो मिलती है वो 60 महीनों तक चलती है। हर महीने उसकी जो है वो उसका 1/60 भाग उसको डिवाइड। अब महीने का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि जो 10 दिन है तो भी महीना मान लेंगे, 5 दिन है तो भी महीना मान लेंगे। ये इसमें ध्यान रखने की बात है कि उसमें पूरा महीना ही उसको माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जो एग्जम्प्ट की श्रेणी में आ गया और ऐसे कैपिटल गुड्स का यूज करते हुए उसको मान लीजिए जो है वो 45 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 45 महीने या 47 महीने 10 दिन हो गए। तो हम ये मान लेंगे कि उसने 48 महीने यूज कर लिया। कितने महीने यूज कर लिया? 48 महीने। 47 महीने 10 दिन यूज करने का मतलब उसने 48 महीने यूज कर लिया। तो कितने महीने रह गए उसके? उसके रह गए 12 महीने। तो 12 महीने उसके रह गए तो 12/60 कर देंगे। जो उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ली, जो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट उसकी बनी थी, उसका 12/60 भाग जो है वो हम उसको रिमेनिंग पीरियड की, बाकी बची हुई जो रिमेनिंग पीरियड की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात होती है कि जितनी रिमेनिंग पीरियड की जितनी उसकी है, क्योंकि ऐसी पोजीशन में ये है कि भाई इस तरीके की उसने आईटीसी जो है वो यदि टोटल क्रेडिट उसके क्रेडिट लेजर में, इसमें अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ मैं कि हमने ये तो कर दिया कि भाई 60 से डिवाइड करेंगे और ये करेंगे, वो एट्रीब्यूटेबल टू दैट मंथ होता है, लेकिन वो ईसीएल के अंदर वो जमा रहती है। इसलिए क्या किया जाता है कि वो जितनी ईसीएल में से जो है वो जितनी इस तरीके की होती है वो तो उलट देते हैं और बाकी लैप्स हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो जमा है टोटल आईटीसी। अब जब आपको ये कहा जाता है कि वो एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर मंथ है, वो अपने ज्ञात किया था सेक्शन 43 के अंतर्गत, जैसे किया था कि भाई एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर मंथ है।
तो वो जैसे 60 का भाग दे करके पर मंथ के हिसाब से अपन ने किया था, वो एक सिचुएशन अलग थी। यहाँ पर सिचुएशन क्या कहती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा है टोटल आईटीसी, लेकिन उसका एक्चुअल में उसका जब वो क्या होता है कि फिर वो टोटल जमा थी उसमें से वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, यूज होता जाता है और इस तरीके से लास्ट में बचा 5 साल में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मान लीजिए 48 महीने यूज किया, तो 48 महीने, अब 12 महीने की बच गई उसकी क्रेडिट। तो ये कहता है कि वो 12 महीने वाली जो है वो बाकी बची हुई जो क्रेडिट है उस वो लैप्स हो जाती है। अब मान लीजिए और कोई सामान है ही नहीं तो वो टोटल बंद हो जाएगा खाता, और अगर फिर भी कोई रह जाती है तो वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो गुड्स ही अब एग्जाम्प्ट की श्रेणी में आ गए, तो इसलिए वो टोटल की टोटल ही लैप्स हो जाएगी। तो अब इसके बाद में ईसीएल के अंदर इस कैपिटल गुड्स का कुछ नहीं बचेगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर सीधी सी बात हो गई, विशेष अवधि में अपन 60 का भाग दे देंगे, यानी 12/60 कर देंगे, और जितनी उसके ऊपर जो क्रेडिट थी वो उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो है वो डिसअलाउड वाली आ जाएगी, और ये हम ईसीएल को डेबिट कर देंगे या आउटपुट टैक्स में इसको ऐड कर देंगे, जैसी भी सिचुएशन है उसको कर देंगे। तो ईसीएल में डेबिट कर देंगे, उसके बाद में इसके अंदर बैलेंस बचेगा ही नहीं, वो लैप्स हो जाएगा पूरा पूरा। तो ये जो है वो रूल नंबर 44 था। इस तरीके से अपन ने जो सभी रूल्स के इंपॉर्टेंट जो रूल्स थे उसमें कोई एक दो बचे होंगे, उनकी कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर अपने को इतना समझना है कि सेक्शन रूल नंबर 41, 42, 43, 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो रूल्स हैं। पहले 36, 37, 38, 39 भी आपको बताए थे, वो भी आपके बेस के रूप में काम करेंगे सारे रूल्स। हम हर रूल को जैसे 36 है, 37, 38 ये अपने रूल जो सेक्शन 16 के संदर्भ में देखते थे, ये यहाँ पर जो रूल नंबर 40, 42, 43, 44 ये अपन किस में सेक्शन 17(1)(2) और सेक्शन 18(1)(2)(4) के रेफरेंस में देखते हैं। ये थोड़ा इसलिए सेक्शंस का और रूल्स का अपने को जो है वो इंटरप्रिटेशन साथ साथ करते रहना चाहिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप रूल नंबर 42 और 43 को एक साथ करके देखें, क्योंकि ये दोनों ही सेक्शन 17(1) और 2 से रिलेटेड हैं पार्टली वाले सेक्शन। और रूल नंबर 40 और रूल नंबर 44 जो हैं वो दोनों ही स्पेशल सर्कमस्टेंसेज वाले हैं, इसलिए उन दोनों को आप एक साथ करके ही देखें। और वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज दोनों के अलग अलग है। 40 के अंतर्गत वो अभी बताया जैसे टैक्सेबल से एग्जाम्प्ट से टैक्सेबल वाली श्रेणी में होती है, इसलिए वो आईटीसी के लिए क्लेम का हकदार हो जाता है। जबकि सेक्शन 40 जो रूल 44 के अंतर्गत जो है वो टैक्सेबल से एग्जम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए जो दी गई जो आईटीसी होती है उसके रिवर्सल की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए उसको रिवर्स करना पड़ता है या उसकी ईसीएल में उसको डेबिट करना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है वो आपको अलग अलग रूल और सेक्शंस के हिसाब से आईटीसी का ध्यान रखना होता है। कुल मिलाकर के जो आपके रूल नंबर 44, 42 और 43 हैं उसमें कॉमन क्रेडिट को डिवाइड करने का मामला होता है। एक्सक्लूसिवली की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो इसमें आती है, उसके लिए तो क्लेम करने का हकदार होता ही होता है। लेकिन 40 जो कॉमन वाली बात है वो इसके अंतर्गत आती है। 42 और 43 के अंतर्गत कॉमन क्रेडिट जो होती है उसको अपन डिवाइड करने की बात या पोर्शनमेंट करने की बात जो आती है वो इसके अंतर्गत होती है। वो हमें पता लगाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और जो 40 वाली और 44 वाली होते हैं वो जैसे बताया कि भाई स्टॉक के हिसाब से जो है वो अंतिम तिथि को जो स्टॉक होता है उसके बीजिक मूल्यों के अनुपात में उसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, उसकी रेशियो में जो आता है वो आ जाता है। ये सब कार्रवाई अपन ने यहाँ तक अपने सभी रूल्स के बारे में अध्ययन कर लिया है। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जितनी भी आप पीडीएफ को अगर कई बार क्या होता है कि वीडियो देखने का वो लगातार नहीं होता, अपन किसी चीज़ को समझना है, वीडियो की तो एक लिमिटेशन होती है, अपने एक फ्लो में बोलते हैं। लेकिन आपको अगर कोई पीडीएफ समझना है तो आप उसको पीडीएफ लिंक आपका दिया हुआ मिलेगा आपको वीडियो के नीचे, आप उसको खोल करके पूरा पढ़ें उसको, तो आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हम इन सभी रूल्स से रिलेटेड आईटीसी के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिससे इन सभी रूल्स को कवर कर लिया जाए और आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।